अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता ईद मुबारक के बाद लेक्चर 20 स्टार्ट करते हैं जी पोस्ट ईद। अब मैं ये अर्ज़ कर रहा था अभी, फिर मैंने कहा रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं कि हिसाब लगाया मैंने छुट्टियों में बैठकर 3 अगस्त तक जाके इंशाल्लाह सिलेबस हमारा विद रिवीजन कवर हो जाएगा। होपफुली रिवीजन पे भी आखिर में 2-3 दिन रखे जाते हैं, तो वो मिलाकर इंशाल्लाह उम्मीद तो है 3 अगस्त तक आप लोग फ्री हो जाएंगे, अगर सब खैर खैरियत रही, अल्लाह ने सब ठीक रखा तो। अच्छा जी, इससे पहले हमने कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, अगर एक एसिड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनकी अलग से कॉस्ट, अलग लाइफ है, तो उसके बारे में डिस्कशन की थी कि उसके लिए हमने क्या करना है। I16 कर रहे थे, याद है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, नोट बनाते थे, याद आ रहा है? अच्छा, कुछ कुछ याद आ रहा है। 3 नोट के सवाल मैंने करवाए थे पास पेपर और क्वेश्चन बैंक के। उसके बाद फिर रीवैल्यूड एसिड को डिस्पोज करके भी नोट बनाना हमने सीखा था। वो हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस किए थे, एक मैंने किया था और फिर एक आपको होमवर्क दिया था और अगले दिन वो भी करवा दिया था, ठीक है ना। अब मजीद नोट के सवालात जो हैं वो हम करेंगे जैसे जैसे अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे आज इंशाल्लाह हम, आप घर पे बैठे हुए अब आप भी सुन लें, I36 इंशाल्लाह मेरा इरादा है, अगर ये टाइम से चीज़ें हो जाएं जो आज प्लान की हुई हैं वो शुरू कर देना हमने। तो कल I36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड का स्टैंडर्ड है, विदाउट रिवर्सल अगर देखें तो वो कल कंप्लीट हो जाना है। तो इसलिए जो आज नहीं आए वो कल नहीं आएंगे, तो फिर वो ये टॉपिक मिस कर देंगे, मैंने कहा बता दूं। अब जब हम I36 पढ़ लेंगे, उसके बाद I36 जब I16 के साथ मिक्स होता है तो उसको देख लेंगे, नोट के एक सवाल और कर लेंगे। फिर ऐसे ही आगे टॉपिक IS23 स्टार्ट करेंगे, होपफुली रिजल्ट से पहले पहले IS23, या मैं देखूंगा कौन सा करना है, क्योंकि अक्रूवल का टॉपिक भी आपको रिवाइज करवाना होता है। तो वो टॉपिक करने के बाद जब IS23 हो जाएगा तो फिर 1 से 2 पास पेपर ऐसे हैं जिनमें IS23 मिक्स करके PPE का नोट बनता है, फिर नोट बना रहे होंगे। तो नोट बहरहाल चलता रहेगा अगले 4 टॉपिक्स में। IS36 के साथ भी आएगा, 20 के साथ भी, 40 के साथ भी और 23 के साथ भी, ये चलता रहेगा। इसलिए जो आपको पास पेपर के अंदर कुछ नोट नज़र आए भी तो उनको परेशान ना होइएगा, छोड़ नहीं रहे हम उनको, सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग पेंडिंग किया जा रहा है ताकि रेलेवेंट टॉपिक पढ़ ले और फिर वो कर सके, ठीक है जी। आपको होमवर्क में मैंने दिया था ये क्वेश्चन, काफ़ी यहाँ पे गंद पड़ा हुआ है, तो इसको ज़रा साफ़ करते हैं, ठीक है जी, और प्रॉपर तरीके से इसको सवाल को करते हैं। मेरा टारगेट ये आधे घंटे में ये करना है और 15-1 मिनट में आपके साथ टेस्ट 2 डिस्कस करना है, और उसके बाद पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम IS36 स्टार्ट कर देंगे। लेक्चर तो मैं बहरहाल अवेलेबल कर दूंगा, लेकिन अब जो बच्चे आज तशरीफ़ नहीं लाए हैं, अगर वो कल भी नहीं आएंगे तो IS36 फिर माजी का किस्सा बन जाएगा, ठीक है जी। चलें शुरू करते हैं जी काम। रिक्वायरमेंट क्या है ज़रा देख लें। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज करनी है 2020 के साल की। देख लेंगे फिर कुछ और, अगर दिल किया नोट शोट बनाने का इसका बना लेंगे। वैसे रिक्वायरमेंट क्या है? जर्नल एंट्रीज हमने पास करनी है, ठीक है जी। सवाल शुरू करते हैं जी। 2020 की जर्नल एंट्रीज करनी है, 2020 की जर्नल एंट्रीज करनी है। स्पुतनिक सी लिमिटेड रन्स अ क्रूज बिजनेस अक्रॉस समंदर्स, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ SSL's क्रूज शिप इज अवेलेबल, ठीक है। कई सारी क्रूज शिप्स होंगी, एक की इंफॉर्मेशन ये है। SSL बॉट अ क्रूज शिप ऑन यकम मार्च 2018। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज, को नाम नूम कराना होगा, वो पेंट पूंट करा के अपना नाम लिखना होगा, जो भी था बहरहाल तैयारी शैयारी करते हुए, फॉर्मेलिटीज जो रिक्वायर्ड थी वो पूरी करते हुए शिप रेडी टू सेल किस दिन हुई? इसका मतलब मेरे लिए ये रेलेवेंट नहीं है, मैं इस दिन से काम शुरू कर दूंगा, ठीक है। इस दिन से मैं एडिशन को रिकॉर्ड करके इस दिन से इसको डेप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि जब एसेट रेडी टू यूज होता है तो हम उस दिन से डेप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। डिटेल्स रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ शिप आर एज अंडर। अब कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट वाला एक सवाल सिर्फ हमने किया था क्लास के अंदर, अब वो कॉस्ट मॉडल वाला था, सवाल में रिवैल्यूएशन मॉडल वाला वही आ गया पर्चे में, तो कैसे टैकल करना है वो देखना है। मैंने इसी फॉर्मेट के ऊपर आपको वो सवाल भी करवाया था, हालांकि सोल्यूशन बहुत बेसिक तरीके से हुआ था, लेकिन मैं उसमें आपको ले आया था इसी के ऊपर कंपोनेंट्स वर्किंग के अंदर अलग अलग लेके चलो, एक टोटल का कॉलम रखो, एंट्रीज टोटल से करो, नोट टोटल से बनाओ, ठीक है। अच्छा SSL बोर्ड, अच्छा हो गया। कंपोनेंट्स ऑफ शिप आर एज अंडर, इंजन है, बॉडी है और ड्राई डॉकिंग। ड्राई डॉकिंग क्या है? हमें क्या कंपोनेंट है, एक कॉस्ट का होगी कोई चीज, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद वो शायद वो शिप के साथ वो लगाते होंगे, जहां पर वहां पे शिप आके लगती है तो वो भी उसके साथ ही लग कर आता होगा। बहरहाल ये 3 कंपोनेंट्स हैं इस क्रूज शिप के अंदर, ठीक है। तीनों की कॉस्ट अलग अलग गिवन है, यूजफुल लाइफ अलग अलग गिवन है, और रेजुअल वैल्यू भी अलग अलग गिवन है, एक ही नहीं है। तो इसका मतलब तीनों की डेप्रिसिएशन अलग अलग होगी, जैसे आपको वो एंशिएंट वाटर था ना सवाल का नाम, वो जो एग्जांपल की थी जैसे उसमें करवाया था।
अच्छा, उसके बाद वो कहता है अब ये 1 अप्रैल को 18 को इस्तेमाल होना शुरू होगी। ईयर एंड क्या है? शुक्र है 31 दिसंबर है, ज़रा आसानी हो जाती है हमें, है ना जी। तो 1 अप्रैल 18 को ये एसेट आया, ये शिप आई, और 1 अप्रैल 18 से 31 दिसंबर 18 तक 9 महीने ये 18 के साल में चली। 19 के साल में कुछ मामला हो गया, जनवरी फरवरी मार्च चल चुकी थी, अप्रैल भी 4 महीने। 5वें महीने के पहले दिन शिप सफर्ड एन हादसा विच डैमेज इट्स बॉडी। अब रिपेयर वर्क टुक 2 months, रिपेयर वर्क टुक 2 months एंड कॉस्टेड 26। भाई रिपेयर है, रिपेयर वैसे तो छोटी मोटी चीजें, मैं IS 36 शुरू कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं IS 16 खत्म हो गया। IS 16 में ना बहुत सारी चीजें हैं जो भी मैंने आपको साथ साथ पढ़ानी है, जैसे डिस्क्लोजर्स रीड करवाने हैं। आपने डिस्क्लोजर बनाना सीख लिया है, रीड नहीं किया। अब जिस दिन भी अगला कोई नोट बनेगा ना, उस दिन मुझे याद करवाना है, वो नोट सामने होगा, मैं डिस्क्लोजर आपको रीड करवाऊंगा, ठीक है ना, ताकि वो आपके सामने आ जाए। ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें और भी हैं, हल्की फुल्की हैं, ठीक है, जिनमें डेफिनेशन की डिस्कशन आपको कही थी पढ़ लें, लेकिन आपने कहाँ पढ़नी होती है। बहरहाल एक चीज़ जो मेरे एंड पे पेंडिंग है वो मैंने आपको अभी डिस्कस करना है। एक तो मैंने आपको बताया था इनिशियल रिकग्निशन कब रिकॉर्ड करें, फिर इनिशियल मेजरमेंट किस पे रिकॉर्ड करें, हमने बात की थी एट कॉस्ट, और थोड़ी सी बात भी कर ली थी। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बैलेंस शीट डेट पे क्या करें, या कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। एक और चीज होती है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, यानी एसेट जब रेडी टू यूज होकर चल पड़ा, उसके बाद कुछ खर्चे उसकी जिंदगी में उस पर होते रहते हैं। तो कौन से खर्चे एक्सपेंस आउट होंगे, कौन से कैपिटलाइज, ये डिस्कशन स्पेसिफिकली रहती है। इंट्रो में आपने की हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है मैंने आपके साथ करनी ही होती है। तो उसके अंदर रिपेयर एक्सपेंस के बारे में हम बात करेंगे। रिपेयर एक्सपेंस से एसेट की लाइफ नहीं बढ़ जाती, एसेट की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ नहीं जाती, रिपेयर से सिर्फ वो सही हो जाएगा। तो रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंस है। ऐसे ही आप कोई सर्विस वगैरह करते हैं, बाइक का ऑयल बदली करवाया, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह करवा रहे हैं, ये सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो एसेट को बस जिस हालत में काबिल इस्तेमाल हालत में उसमें रखते हैं, वो सही चलता रहे। तो ये हमेशा क्या होते हैं, एक्सपेंस आउट जब इनकर हो। इनको एसेट की कॉस्ट में कभी भी ऐड नहीं करना, ठीक है ना। तो ये जो रिपेयर है, रिपेयर वर्क, इसकी एंट्री होगी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि अगर रिपेयर 2 महीने तक होती रही तो इसका मतलब 2 महीने शिप तो चलते चलते थोड़ी रिपेयर हो रही होगी, उधर चल रही है, उधर से मिस्त्री लगे हुए उसको काम कर रहे हैं, मैकेनिक काम कर रहे हैं, नहीं, वो काम रुका रहा, मतलब शिप रुकी रही, ठीक है। अब शिप रुकी रही है तो क्या डेप्रिसिएशन रुक जाएगी? आपको मैंने ये पढ़ाया था कि डेप्रिसिएशन जब एक बार स्टार्ट हो जाए तो चाहे एसेट आर्जी तौर पे आइडल वेला पड़ा हुआ है, एक तो ये ना कि खराब हो गई बंद पड़ी है 2 महीने के लिए, ये कि वैसे खड़ी रहती वेली शिप, तो आप क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन रोक दें? नहीं, डेप्रिसिएशन कभी नहीं रुकती है अगर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस या सम ऑफ ईयर डिजिट वाली। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन आउटपुट मेथड वाली है तो वो रुक जाएगी, क्योंकि आउटपुट मेथड वाली डेप्रिसिएशन किस बेस पर होती है, यूनिट्स की बेस पर या आवर्स की बेस पर, यानी जितना एसेट ने चलना है उतना डेप्रिसिएट होना है। अब अगर 2 महीने नहीं चला तो 2 महीने डेप्रिसिएशन नहीं होगी, ठीक है ना। अब हमारे सवाल के अंदर क्या मसला था, जो ये वाला सवाल था, इसमें इंजन की लाइफ गिवन थी और इसका मतलब इंजन की डेप्रिसिएशन 19 वाले साल में मई और जून 2 महीने नहीं हो सकेगी। क्यों? क्योंकि इंजन की डेप्रिसिएशन होनी है आर्स की बेस पर, आर्स जितने आर्स शिप ने चलना है, वो 2 महीने शिप नहीं चली तो डेप्रिसिएशन विल बी, डेप्रिसिएशन रुक जाएगी, ठीक है ना। आइडल नहीं, आइडल होने की वजह से नहीं रुकी, आउटपुट मेथड होने की वजह से रुकी है, ठीक है ना। बाकी दोनों चीजें जो है, बॉडी है या ड्राई डॉकिंग है, इनकी डेप्रिसिएशन कोई नहीं रुकेगी, ये कंटिन्यूड रहेगी इन 2 महीनों में भी। गॉट इट? तो आपने यहां पर, मुझे पता है आपने यहां पर एक स्टार लगा के लिख लिया होगा, मुझे पता है आप बड़े तेज बच्चे हैं, उसी दिन लिख लिया होगा आपने ये कि डेप्रिसिएशन अगर आउटपुट मेथड वाली हो तो लिखना चाह रहे हैं तो लिखें, फिर अगर व्यू लिखें, अगर एसेट, पहले लिख बैठे हो, अगर एसेट आइडल हो, आइडल का मतलब क्या होता है, आर्जी तौर पे रुका हुआ हो, चल ना रहा हो, ठीक है ना। अगर एसेट आइडल हो तो सिर्फ आउटपुट मेथड वाली डेप्रिसिएशन रुकेगी। पेन नहीं है, मैं देता हूं। अगर एसेट आइडल हो, अगर एसेट आइडल हो, बुक नहीं है, ओ माय गॉड, पेन तो है ना, कहते बुक तुम्हारी तो नहीं, पेन चाहिए, पेन है। अगर एसेट आइडल हो तो सिर्फ आउटपुट मेथड वाली डेप्रिसिएशन रुकेगी, बाकी तीनों मेथड्स वाली डेप्रिसिएशन
नाम ना लिखो, बस पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन या लिखना चाहो तो लिख लो, बेशक छोटा छोटा। बाकी तीनों मेथड्स वाली डेप्रिसिएशन नहीं रुकेगी, और तीनों मेथड्स को अंडरलाइन करके लिख लो, SL, RBM, SOY, सम ऑफ ईयर, है ना। अगर एसेट आइडल हो, आइडल पड़ा हो, तो आउटपुट, तो क्या लिखा है मैंने, अगर एसेट आइडल पड़ा हो तो सिर्फ आउटपुट मेथड वाली डेप्रिसिएशन रोकेंगे, बाकी तीनों मेथड्स वाली डेप्रिसिएशन नहीं रुकेगी। तीनों मेथड का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस और सम ऑफ ईयर्स डिजिट। सम ऑफ ईयर्स अभी रहता है, वैसे तो मैंने आउटपुट भी अभी आपको एक एग्जांपल से करवाना था, है ना, अभी वही कर लेते हैं, बल्कि पहले वही करते हैं सवाल पढ़ने के बाद। हाँ भाई, स्वाद वाले भाई, स्वाद वाले भाई हो ना आप, गए थे घर, और कहा भी था चले जाओ यार। अच्छा जी, फिर तो आपने पढ़ पढ़ के तबाही फेर दी होंगी, पढ़ा भी नहीं। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं जी, जरा पढ़ ले सवाल, फिर मैं आउटपुट मेथड की छोटी सी एग्जांपल करवा देता हूं आपको, फिर किताब के अंदर एक एग्जांपल आपको होमवर्क में दे दूंगा, जरा पक्का हो जाएगा मजीद, ठीक है। आगे वो कहता है, द रिपेयर वर्क डिड नॉट चेंज यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट्स। मतलब उसने और तसल्ली कर दी आपकी कि रिपेयर से एसेट की काबिलियत में कोई फर्क नहीं आया, तो इसलिए वैसे भी ये क्या होना है, एक्सपेंसिव होना है। हाँ, अगर रिपेयर करने से कोई अपग्रेड हो जाता तो फिर शायद वो हम कहते हैं कि अपग्रेड हो गया, इससे लाइफ प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ गई है, तो शायद कैपिटलाइज का सोचते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट, द एवरेज मंथली सेलिंग ऑफ शिप ड्यूरिंग लास्ट 3 years आर एज अंडर। एवरेज मंथली सेलिंग का मतलब क्या होता है, देखो ना, अब हर महीने को एग्जैक्ट एक अमाउंट, एक आवर्स तो नहीं ना, मिसाल के तौर पे पहले महीने के अंदर ये 300 घंटे चली, दूसरे महीने में 200, तीसरे 250, चौथे में 325, पांचवें में एंड सो ऑन। पूरा साल जो है, ये पूरे साल की जितने महीने थे, ठीक है। अब जाहिर है पहले साल में सिर्फ 9 महीने हैं, क्योंकि शिप आई ही कब है, तो इसका मतलब वो 9 months की जो सेलिंग है उसको डिवाइड बाय 9 करके उन्होंने ये बताया होगा एवरेज। ऐसे ही 19 के अंदर 2 महीने शिप बंद रही रिपेयर होने की वजह से, तो 10 महीने की, हर महीने की के और से सेलिंग के लेकर डिवाइड बाय 10 करके उन्होंने ये एवरेज दिया होगा, ठीक है। और ऐसे ही 20 में कोई मसला नहीं हुआ, तो 20 में तो पूरे 12 महीने, तो 12 महीने की मंथली सेलिंग लेकर डिवाइड बाय 10 करके उन्होंने ये एवरेज दिया था। इसका मतलब होता है एवरेज, सिंपल एवरेज है, मंथली एवरेज, मंथली सेलिंग। एवरेज का मतलब क्या है, पूरे साल में हर महीने में मुख्तलिफ आवर्स होने थे, उन्होंने एवरेज आउट कर दिया, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 12 करके उन्होंने आपको मंथली एवरेज सेलिंग दे दी, ठीक है। समझ आती है बात की। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, आउटपुट मेथड के लिए हमें चाहिए होता है टोटल लाइफ यूनिट्स में या आवर्स में गिवन हो, और जितने यूनिट्स या आवर्स रेलेवेंट ईयर में उसने काम किया। अब टोटल तो 50,000 लाइफ गिवन है, आवर्स जो गिवन है टोटल लाइफ के वो तो 50,000 है, हर साल के कितने हैं वो ये नहीं है। ये 360 क्या है, ऊपर लिखा हुआ है मंथली सेलिंग है, 300, 480, 600 ये क्या है, हर महीने। तो इसको इंटू 12 करने वालों ने मार खाई, 9 इंटू 10 इंटू यहाँ पे 12, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा बता दो। चलो, अब पहले भी लिखा था, लेकिन चलो अब जल्दी से बताओ, जल्दी से। आज I36 शुरू करना है, मुझे नहीं पता है, कम बच्चे देख के मुझे गुस्सा आ गया। 3240। अब मेरी नीयत पे शक ना करना, काम मैं करूंगा पूरा, जब ये हो जाएगा तो इंशाल्लाह 36 पे जाएंगे। ये ना होगा एंड पे कहोगे सर जी आपने तो कहा था। अगर यही ना जान, वैसे छोड़ देगा जान, ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर यही ना जान छोड़े तो फिर कैसे नया काम शुरू करेंगे जी। 4800 और 7200। नेक्स्ट, SSL uses revaluation model for subsequent measurement। ये मसला था, इस मसले की वजह से ये सवाल हमारे क्लास वाले सवाल से डिफरेंट था। SSL accounts for revaluation on net replacement value method and transfer maximum possible blah blah blah। वही वाला काम जो हम मेथड करते हैं, वही नाम लिखा हुआ है, और हर साल ट्रांसफर करते हैं रिवेन्यू सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है, इंक्रीमेंटल डेप्शन की अमाउंट। द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ शिप एट 31 दिसंबर 19 एंड 20 वर इतने एंड इतने रिस्पेक्टिवली। सवाल चुप है, तो इसका मतलब जो लाइफ है वो लाइफ टोटल वाली चेंज नहीं होनी, हमें रिमेनिंग खुद निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, मसला क्या है, मसला ये है कि आपको एंट्रीज तो 20 की चाहिए, एसेट आपका 18 में आया है, लेकिन मसला ये है कि 19 के एंड पर भी रीवैल्यू हो रहा है, 20 के एंड पे भी रीवैल्यू हो रहा है, तो वर्किंग आपको तफसील से करनी पड़ेगी। हाँ, मैक्सिमम ये कर सकते हो
यकम अप्रैल 18 से 31 दिसंबर 18 और 31 दिसंबर 19 तक जंप करके आ भी सकते हो। तीनों कर लें, चलो जी तीनों की करनी है। नहीं, सिर्फ एंट्रीज तो मांगी हुई है 2020 की। चलो वर्किंग सारी कर लेते हैं ना, बाकी जबानी एंट्रीज बोल दूंगा मैं। ओ माय गॉड, ओके जी, हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते, भाई ने पढ़ लिया सारी जिंदगी की इसकी डेफिनेशन। यानी यकम अप्रैल 18 से एंट्री शुरू करनी है हमने और 31 दिसंबर 20 तक लेके आनी है जी। बिल्कुल, अब तो शॉर्टकट लग भी नहीं सकता क्योंकि 18 के साल के एंट्रीज के लिए 18 की अलग डेफिनेशन चाहिए, 19 की अलग चाहिए 19 के साल के एंट्रीज के लिए, ठीक है। तो इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है जी। आगे वो मसला वही है जो आपको समझाया था, रीवैल्यूड अमाउंट उसने टोटल शिप की दी हुई है और हम वर्किंग चला रहे होंगे कंपोनेंट वाइज। अब पूरी रीवैल्यूड अमाउंट शिप की है तो फिर रीवन सरप्लस भी इकट्ठा निकलेगा, टोटल के कॉलम लेके चल रहे होंगे ना। तो जो बुक वैल्यू हर कंपोनेंट, कभी करके दिखाता हूं, हर कंपोनेंट की होगी उसको टोटल करेंगे, उस टोटल को टोटल रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करेंगे, टोटल रीवैल्यूड सरप्लस आएगा। अब वो कितना कितना किसको बांटे, उसने कहा जी जितनी जितनी बुक वैल्यू की परसेंटेज निकली हुई है, करवाता हूं अभी, ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब एक छोटी सी रिवीजन कर लें जरा आउटपुट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की, कहां पे हमने इसको किया था। चलो वहां नहीं जाते, अब यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। जहां डेप्रिसिएशन मेथड्स चल रहे थे ना, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस, वहीं पर मैंने चाहा ये लिख लूं, लेकिन यहां पे लिख लो आउटपुट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एक छोटी सी मैं एग्जांपल बनाता हूं। वैसे आपने किया हुआ है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरी तसल्ली नहीं होगी। वैसे पास पेपर 4 भी पेंडिंग है हमारा डिस्कशन से, याद है आपको? जो पेंडिंग है ना वो लिख के रखा करो कहीं पे, छोड़ना नहीं जब तक मैं वो करवाना दूं, घर नहीं जाने देना मुझे एंड पे। हाँ, उसमें भी आउटपुट मेथड यूज हुआ है, तो अभी यहां पे रिवाइज हो जाएगा तो वहां पर अप्लाई भी कर लेंगे। एक एग्जांपल बनाता हूं। आउटपुट मेथड के डिफरेंट नेम्स हैं। आउटपुट मेथड को यूजेज मेथड भी कहा जाता है, आर्स मेथड भी कहा जाता है, यूनिट्स मेथड भी, इस तरह से डिफरेंट नाम है, मैं लिख देता हूं इसको। आउटपुट मेथड को यूजेज मेथड भी कहा जाता है, माइलेज मेथड, आर्स मेथड। आउटपुट तो पहले ही लिखा हुआ है, मतलब यूज के हिसाब से एसिड जितना यूज हो, एसिड यूज होगा, यूज गिवन हो यूनिट्स की फॉर्म में कि एसिड ने अपनी सारी जिंदगी में इतने यूनिट्स बनाने हैं, या आवर्स की फॉर्म में कि सारी जिंदगी में इतने घंटे चलना है, हमारे सवाल के जैसा। मैं यूनिट्स वाला यहाँ पे एग्जांपल बनाता हूँ, आवर्स वाली सामने आ गई। ऐसे ही गाड़ी शाड़ी है, माइल्स की फॉर्म में भी जिंदगी दी हो सकती है कि जी ये जो गाड़ी है ये सारी जिंदगी जो है वो 2 लाख मील चलेगी, तो माइल्स में दे दे, आवर्स में दे दे, आउटपुट यानी यूनिट्स के अंदर दे दे, ठीक है। ये आउटपुट मेथड की डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है। एग्जांपल बनाते हैं। कॉस्ट एसिड की है, यकम जनवरी 2020 को हमने खरीदा 500 रुपये, ठीक है। कम तो नहीं है, 5000 कर लो, इससे ज़्यादा नहीं, 500 भी काफ़ी था वैसे, कॉन्सेप्ट ही लेना। उसके बाद टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट इन होल लाइफ ऑफ एसिड। ऐसे तो अंग्रेजी नहीं लिखी होती, लेकिन मैं ज़रा सिंपल करके लिख रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। इन होल लाइफ, ये जनाब मिसाल के तौर पे हमने ये 50 यूनिट्स, ये हमारा ये प्लांट है, ठीक है, ये टैंक बनाएगा, 50 टैंक अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर बना सकता है, ठीक है। पहली बात होगी। दूसरी बात होगी, तीसरी बात, डिटेल ऑफ आउटपुट ईयर 1 में इसने 10 यूनिट्स बनाए, फिर हमारे टैंकों की जो है वो डिमांड बढ़ी और काफ़ी ऑर्डर्स आ गए, और अगले साल में हमने 35 बना लिए, और फिर आखिरी साल में इसने 5 यूनिट्स बनाए। ये मैंने इसलिए इस तरह से किया है, टोटल 50 हो गया, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए किया इस तरह से कि आपको मैंने कहा था स्टैंडर्ड की जो गाइडेंस है ना डेप्रिसिएशन मेथड सेलेक्ट करने की, वो क्या है, पैटर्न ऑफ बेनिफिट के साथ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मैच कराओ। मैंने कहा था अगर आपको एसिड से हर साल बराबर फायदा आना है तो डेप्रिसिएशन मेथड वो लगाओ जिससे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल बराबर आए। हमने कहा था वो तो स्ट्रेट लाइन है।
अगर हर साल फायदा कम होता जाना है तो वो मेथड लगाओ जिसमें डेप्शन हर साल कम हो। हमने कहा था वो कौन सा मेथड है? रिड्यूसिंग बैलेंस। ये सिचुएशन देखो, क्या हर साल बराबर फायदा है? पहले साल कम यूनिट्स है, फिर ज्यादा है, फिर कम। ना हर साल बराबर है, ना पहले साल ज्यादा और फिर कम हो रहा है, तो ना स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं इस पे, ना रिड्यूसिंग बैलेंस। तो यहाँ पे हमने कौन सा मेथड लगाना है फिर? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, रिक्वायरमेंट, रेजिडुअल वैल्यू भी डाल दो। रेजिडुअल वैल्यू सवाल के अंदर गिवन है जी, 100 रुपए कर लें, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, फॉर होल लाइफ, ठीक है, पूरी जिंदगी की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम इसका निकाल लेते हैं, ठीक है जी। ये जनाब हमारा सवाल बन गया, यहाँ पे हम कर लेते हैं जवाब। अच्छा, आउटपुट मेथड जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो निकालने का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। बेटा सिर्फ एक मेथड है जिसमें रेजिडुअल वैल्यू को हम माइनस नहीं करते, और वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उसके अलावा स्ट्रेट लाइन हो, चाहे आउटपुट हो, चाहे सम ऑफ ईयर जो रहता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी करवा दूं किसी वक्त, ठीक है। उन सब में डेप्रिसिएबल अमाउंट निकाल के डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू लाजमी करना है। ओके, ऑनलाइन वालों डिवाइड करेंगे इसके साथ इसको, टोटल एक्सपेक्टेड लाइफ। अब ये लाइफ किस में गिवन होगी? आवर्स में या यूनिट्स में या माइल्स में, ठीक है। तो मैं यूं लिख देता हूं, टोटल एक्सपेक्टेड लाइफ आवर्स या यूनिट्स जो भी गिवन हो, ठीक है जी, इनटू आवर्स या यूनिट्स इन रेलेवेंट ईयर। बहुत सिंपल। क्या मतलब? जब आप कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू को डिवाइड करेंगे ना टोटल एक्सपेक्टेड लाइफ आवर्स वाली से, तो आपके पास आवर्स या यूनिट्स जो भी आपने बेस रखी है, आपके पास पर यूनिट या पर आवर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। जैसे आप ईयर से डिवाइड करते हैं तो पर ईयर डेप्रिसिएशन आती है, ऐसे ही आप कॉस्ट को जब डिवाइड करेंगे, लेट्स से अब मेरे यूनिट से लाइफ, तो यूनिट से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा पर यूनिट। अब पर यूनिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल आया, जिस साल में जितने यूनिट्स बन रहे हैं, जिस साल में जितने आवर्स काम हो रहा है, उस साल में उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज होती जाएगी। इतना ही सिंपल है ये, सही है। तो चलो अप्लाई करते हैं इसको। हम अपने फॉर्मेट को वही रखेंगे जो पहले दिन से चल रहा है, वही डेट, डिस्क्रिप्शन, लिखने की भी जरूरत नहीं थी लेकिन चलो, एसिड, बस। आगे अगर मॉडल जो है वो रीवैल्यूएशन हो जाएगा तो आगे 2 कॉलम्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि रीवैल्यूएशन मॉडल इस मेथड से भी आ सकता है। फर्क क्या पड़ता है? हमने अपने उसूलों में रहना है। अभी तक तो आईके अपने रिड्यूसिंग बैलेंस से भी कभी नहीं पूछा, मैं वो सिखा दूंगा, एक सवाल करवा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए, इस मेथड से भी रीवैल्यू करवा सकते हैं, मसला जैसे अभी होने लगा है। एक पार्ट में तो आ गया ना, इंजन आउटपुट मेथड पे है और रीवैल्यू हो रहा है, सो व्हाट, हमने अपने उसूलों पे कायम रहना है, ठीक है। अच्छा, तो 1 जनवरी 2020 पर कॉस्ट कितनी नजर आ रही है जी? 500। 31 दिसंबर 2020 आएगा। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए, तो कॉस्ट 500 है, रेजिडुअल वैल्यू 100 है। डिवाइड करेंगे इसको यूजफुल लाइफ से, जो गिवन है यूनिट्स की फॉर्म में 50। टोटल अपनी सारी जिंदगी में कितने यूनिट्स बनाएगा? 50। तो डिवाइड बाय 50 करोगे, 50 यूनिट्स, तो ये क्या आ जाएगी? पर यूनिट डेप्रिसिएशन। अब 20 वाले साल में कितने यूनिट्स इसने बनाए? 10। तो मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, 10 यूनिट्स। अब यही आर्स भी हो सकते थे, डिवाइड बाय आर करोगे तो पर आर डेप्रिसिएशन निकल आएगी। जितने आर्स एसिड चला इस साल में उतनी डेप्रिसिएशन कर दोगे। बात समझ आती है? सिंपल है ना? पढ़ा हुआ भी है मेरे ख्याल में आपने, जल्दी जल्दी कर लें ताकि आप सवाल पे जाएं। बुक वैल्यू आ जाएगी 400। ओह,
अब मेरा कोई कसूर नहीं, अब आपका अपना नंबर खुद ही आ गया, मैं क्या करूं? आपका अपना नंबर 420, ये बुक वैल्यू आ गई। ठीक है जी। उसके बाद जब हमने 2021 की डेप्शन निकालनी है तो वही फॉर्मूला अगेन, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, यानी कि वो जो आपने पर यूनिट निकाली हुई है फिगर वही चल जाएगी आगे, लेकिन चलो मैं फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं। इनटू, अब इस साल में कितने यूनिट्स बने? 35। ईयर 2 में बने, ईयर 1 ईयर 2 की बजाय मैं यूं लिख देता हूं। और डिटेल ऑफ आउटपुट क्या है जी? 2020, 2021 और 2022। ठीक है। 2021 में 35 यूनिट्स बने, 35 से मल्टीप्लाई किया, आंसर बताओ 280। बुक वैल्यू बताओ 1। उसके बाद 31 दिसंबर 22 पर डेप्रीसिएशन 500, वही माइनस 100 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 5 यूनिट्स जी, 40 आ गया। और 100 रुपया बचेगा जो कि रेजिडुअल वैल्यू हमने एस्टीमेट की थी, बचना भी वही चाहिए था। और अगर रेजिडुअल वैल्यू ना होती तो फुली डेप्सिट हो जाता। ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें अगर एस्टीमेट चेंज आ जाए, जैसे पास पेपर 4 के अंदर हुआ था, अगर इसमें एस्टीमेट चेंज आ जाए तो क्या होगा? मिसाल के तौर पे 50 यूनिट्स बन चुके थे, यहाँ पे खड़ा था ऐसे, और 21 वाले साल में एस्टीमेट में चेंज आया। हमने कहा जी एसिड को हमने पता नहीं अपग्रेड किया है या वैसे ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये तो और ज़्यादा यूनिट्स बना सकता है, तो लाइफ बदल गई, तो क्या करेंगे? ये 420 अपना नंबर पकड़ेंगे, रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज हो गई है तो वो, नहीं तो पुरानी वाली डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब रिमेनिंग लाइफ कैसे निकलेगी? टोटल 50 थे, 10 हो चुके तो रिमेनिंग कितना है? 40। तो ये अगर उसने नहीं कहा तो रिमेनिंग हम खुद निकाल लें, कोई और रेजुअल वैल्यू चेंज हो जाती है तो। और अगर उसने खुद ही लाइफ बदल दी है तो वही लाइफ जो है असल वाली आपने खुद रिमेनिंग लाइफ जो है वो ले लेनी है। तो चेंज इन एस्टिमेट भी इसमें चल सकता है, यानी अपने कॉन्सेप्ट पे रहना चाहिए, काम तो वही होना है, मेथड बेशक बदलता रहे। ठीक है। ये क्या है जी? आउटपुट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कोई मसला? इसकी पिक्चर ले लें जल्दी से फिर, ताकि हम अपने सवाल पे चलें। जी समझ आती है? चलें आगे, चलें अब अपने सवाल पे आते हैं। हाँ जी, हम ये सवाल कर रहे थे। अब भाई इस सवाल के अंदर ये मैंने इसलिए आपको रिवाइज करवा दिया कि थोड़ा सा आपको ज़रा आउटपुट मेथड ज़रा दिमाग में दोबारा आ जाए। तो अपनी वर्किंग करते हैं, 3 कंपोनेंट्स है तो 3 कंपोनेंट्स को लेकर चलेंगे, डेप्शन एक्सपेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये वाले सही हैं? अच्छा जज़ाकल्लाह। और फिर एक टोटल का कॉलम भी रख लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से डेट, बस यही काम करना है, ये डेट, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आगे एसिड नहीं, इंजन, आगे क्या है? बॉडी और ड्राई डॉकिंग, और फिर चौथा कॉलम टोटल का कर लेंगे। ठीक है, अब टोटल का कॉलम आपने समझना है वो वाला कॉलम जो इस तरह से हमारा होता था एसेट वाला, उसके आगे फिर सरप्लस और पीएनएल वो इस तरह से रखना है। यानी कि ये समझो वर्किंग की इस वर्किंग मेन एसेट टोटल वाले ही उठाएंगे कंपैरिजन के लिए, एंट्रीज के लिए, जैसे आपको सिखाया था। ठीक है ना? तो ये जरा क्योंकि कंपोनेंट्स इसलिए तोड़ के जरा लिख लेंगे पहले, असल में एंट्रीज हम बहरहाल टोटल से ही करेंगे, इसी से फायदा होगा। ठीक है, और रीवैल्यूशन वगैरह भी टोटल से ही करेंगे, ये भी हम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्किंग नंबर, रिक्वायरमेंट तो जर्नल एंट्रीज है ना, तो वर्किंग 1 हम यहां पे कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्या सर? ऑटम स्प्रिंग कौन सा है? स्प्रिंग, स्प्रिंग 21 स्पटनिक, जरा नाम लिख लेते हैं, जरा निशानी रहेगी कि ये सवाल हो गया। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट क्या है? जर्नल एंट्रीज करनी है, और आपको पता है रीवैल्यूड एसेट हो, रीवैल्यूएशन हो रही है, जर्नल एंट्रीज करनी हो, चाहे नोट बनाना हो, वर्किंग इज आ मस्ट। वर्किंग के बगैर काम, रीवर्किंग पहले दिन से कर रहे हैं, ये काम कर लेते हैं, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट हो हम वही पूरी कर लेते होते हैं। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 1, डेट, डिस्क्रिप्शन,
ज़रा वर्किंग लंबी चौड़ी जगह छोड़ देते हैं, थोड़ी वर्किंग वगैरह करनी पड़ेगी। उसके बाद जी इंजन है, बॉडी है, ऐसे ज़रा सोल्यूशन पे नज़र मारो, 1000 में सवाल है या सोल्यूशन वैसे नज़र मार लो ताकि उस जैसा हो जाए, ताकि मैच हो जाए ना फिर बाद में। मिलियन में है और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, सोल्यूशन में ज़रा नज़र मार के दिखाएं। 2 हैं, चलो 2 फिर कर लें यूज़ आप भी, ठीक है। डेसिमल के बाद मुझे तकलीफ हो रही है लेकिन चले कोई बात नहीं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यूज़ कर लें ताकि एग्जैक्ट आपका सवाल मैच हो जाए। 2 है ना सोल्यूशन, ओके। इंजन, बॉडी और ड्राई डॉकिंग, उसके बाद टोटल। ये जनाब असल में इसको छुपा कर देखें तो ये असल में हमारी डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट, उसके बाद सरप्लस और वो अगर जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे। डन जी, शुरू करें काम सब। जी बच्चों, सबसे पहले तो डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2000, ठीक है, और कॉस्ट अलग अलग लिख लेंगे और डेप्रिसिएशन के लिए फिर वर्किंग अलग अलग करते चले जाते हैं, ठीक है जी। तो 1 अप्रैल 2018 पर कॉस्ट 840 मिलियन, 535 मिलियन, यार वैसे राउंड कर ना लें हैं मिलियन, आप डेसिमल के बाद वाली डिजिट देख लेना सोल्यूशन में, ठीक है, हम राउंड करके चलते हैं, ओके। राउंडिंग बस सही सही करवाते जाना, कोई मसला तो नहीं है ना, राउंडिंग से आती है ना राउंडिंग, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है जी। अच्छा जी, अब आता है जनाब 31 दिसंबर 2019, डेप्रीसिएशन की कहानी आएगी 18 की। 31 दिसंबर 18 पे डेप्रीसिएशन करने लगे हम, ठीक है, इंजन की भी, बॉडी की भी और ड्राई डॉकिंग की भी, ठीक है। तो 1 बाय 1 करते जाते हैं जी। सबसे पहले बारी आती है जी इंजन की। 840 कॉस्ट है, रेजुअल वैल्यू सवाल के अंदर गिवन है 40 और लाइफ है 50,000, ये 50,000 ही ले लेंगे ताकि आंसर एंड पे सही निकला है, ठीक है। 50, इसको 50 ना करना, फिर ऐसे ही परेशान रहोगे। अगर मिलियन है तो वो मिलियन का, फिर इसको भी मिलियन में करोगे, वो और परेशानी होगी। बस सिंपल वो मिलियन में लेकर चलो, इन आवर्स को पूरा लिख लो, ठीक है। तो डिवाइड बाय 50,000 करेंगे इनटू 3240 आवर्स, ठीक है, सही है। तो 840 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000 आवर्स, मैं आवर्स नहीं लिख रहा, इनटू 3240 आवर्स जी। 50 राउंड करके बताया आपने 52। यार क्यों ना थोड़ा सा अभी बढ़ा लें, थोड़ा सा जरा अभी बढ़ा लें, वर्किंग मेरा दिल है सामने ही आ जाए जरा, है इजाजत है आप लोगों की? अभी तो मसला कोई नहीं है, बाद में बढ़ जाना है यहाँ पे, ठीक है। इंजन उम्मीद है हो जाएगी वर्किंग, बॉडी ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप ये वर्किंग इधर ना करना, आप ये अडेप्शन अगली लाइन है, उससे दूसरी, फिर उससे अगली तीसरी, वैसे ही कर दूं। वैसे करूंगा तो मेरे से यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, मैं इसलिए नहीं कर रहा। आप ये वर्किंग नीचे रखें, आप सुकून से यहाँ पर आपके तीनों आ जाएंगे। अगर फिर भी पूरी नहीं आती ऐसे करो, सफा लैंडस्केप में कर दें, कोई मसला नहीं है, हमको नंबर नहीं काटेगा, नंबर पूरे मिलेगा। आप लैंडस्केप करके कर दें अगर आपसे फिर भी मैनेज नहीं हो रही, लेकिन मेरे ख्याल में हो जाएगी मैनेज। वर्किंग आप नीचे करें, ठीक है। मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जरा सामने सारी, क्योंकि अभी 19 की डेप्शन भी आनी है, फिर 19 के एंड पर रिवैल्यूएशन आनी है, फिर 20 की डेप्शन आनी है, फिर 20 की रिवैल्यूएशन आनी है, तो वो फिर अगर मैंने वर्किंग इस तरह से की ना तो फिर मेरे लिए मैनेजेबल नहीं रहेगा, मैंने इसलिए सामने, ठीक है। ड्राई डॉकिंग और टोटल, है ना, भी ना आगे निकल जाइए कि 2 कॉलम भी ना बचे, ओके जी। कॉस्ट कितनी थी जी? 840। उसके बाद ये दूसरा क्या था जी, बॉडी, ये कितनी है जी? 535। ड्राई डॉकिंग कितना? ओनली 60। टोटल देख रहे हैं, जहां जरूरत पड़ेगी कर लेंगे, फिलहाल टोटल क्या कर, टोटल देख लेंगे जहां करना पड़ा, एंट्रीज करते हुए करना पड़ेगा ना, तो फिर उस वक्त कर लेंगे। चलो कर लो जी। 200 1435, ओके डन। ये पहली एंट्री करेंगे आप, ये क्रूज शिप डेबिट और कैश क्रेडिट।
अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये डेप्शन पहली निकल आई, कितनी निकाली जी आपने? 52। इंजन की डेप्शन डन। नेक्स्ट डेप्शन किसकी होगी जी? बॉडी की। बॉडी की कॉस्ट कितनी है? अब आते हैं इसकी तरफ। रेजर वैल्यू गिवन 35 डिवाइड बाय 25 साल। ये ईयरली डेप्शन है तो इसको फ्रैक्शन भी लगेगा। पहले वाले में फ्रैक्शन, एक छोटी सी बात जो कहनी भूल गया, अगर मिसाल के तौर पे ये जो आपका सवाल है, अगर मिसाल के तौर पे यहां यकम जनवरी की बजाय यकम अप्रैल 20 आ जाए तो इस कैलकुलेशन पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। 9/12 क्या? किसने बोला 9/12? तुमने बोला। हाउ डेयर यू। आउटपुट मेथड हो या कल को सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड पढ़ाऊंगा, वो याद रखना, उसमें कभी भी आपको फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टाइम के साथ ताल्लुक ही नहीं है इसकी डेप्शन का। इसकी डेप्शन तो किसके साथ है? यूनिट्स के साथ। तो जो यूनिट्स बने वो बने। ये अप्रैल भी कर दो, ये अप्रैल भी कर दो, इस कैलकुलेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसके साथ ही जहां पे भी आपने ये नोट किया होगा या नहीं किया तो अभी कर लें, लिख लें अपने पास कहीं पे भी, रजिस्टर में, बुक पे। मतलब आप सवाल के अंदर अगर लिखना चाहें तो आप यूं स्टार लगा सकते हैं, ठीक है, यहां पे यूं स्टार लगा सकते हैं, या जो भी करना हो आप लिख लें। सम ऑफ ईयर डिजिट में, और सॉरी वो तो अभी करवाया नहीं, आउटपुट मेथड में कभी भी फ्रैक्शन नहीं लगाना पड़ेगा। आउटपुट मेथड ऑफ डेप्शन में कभी भी फ्रैक्शन नहीं लगाना पड़ेगा। समझ में आती है ना बात, क्यों नहीं लगाना पड़ेगा? है अच्छे भले सवाल पे चल रहे थे। हाँ जी, कॉस्ट। अच्छा, ये अब ये चूंकि खामोश है सवाल, तो स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे ना। स्ट्रेट लाइन मेथड में ईयर से डिवाइड करेंगे। ईयर से डिवाइड करेंगे तो अब ये पर यूनिट डेप्शन नहीं है कि जितने यूनिट्स बने हैं उससे मल्टीप्लाई करें तो कहानी खत्म। पर ईयर डेप्रिसिएशन आई है, पूरे साल की डेप्शन आएगी। हमने पूरा साल तो इसको इस्तेमाल ही नहीं किया, तो 9/12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 535 माइनस 35 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है? ये 25 साल। ये ईयरली डेप्शन आ गई, इनटू 9/12 करना पड़ा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है, पूरे साल की डेप्शन निकलती है इस फॉर्मूला से। अगर पूरा साल इस्तेमाल नहीं किया तो 9/12 कर देंगे। जी बोले। 15, ठीक है, सही है। अगला रह गया जी ड्राई डॉकिंग। 60 है माइनस 0 डिवाइड बाय 5 इंटू 9/12 कितना है जी? 60 माइनस 0 कर रहा हूं, चलो सारा चल रहा था तो इसको भी लिख देते हैं। डिवाइड बाय 5 ईयर्स इंटू 9/12 जी। थोड़ा सा इसको इधर, 52 था, ये 15 था और ये 9। डन जी। अच्छा, अब बुक वैल्यू भी बता दें, टोटल भी बताएं, क्योंकि एंट्री डेप्शन की एक ही पर जी 76। ये डेप्शन की एंट्री यहां से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 788, ये वर्किंग तो फिर भी चल रही है। 520, 51, ठीक है जी। ये इसलिए कर रहे हैं कि आप यहीं पर रिवैल्यूएड अमाउंट लिखकर रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह निकालेंगे, ठीक है जी। कोई मसला? अच्छा, पहली एंट्री आपने कितने बच्चों ने घर पे इसको ट्राई किया था? चलो 2-3 है माशाल्लाह। पहले जितने आए हैं उनमें से 2-3 ने किया, तो बाकी ने तो वो आए नहीं तो उन्होंने काम कहाँ किया उन्हें। अब पहली एंट्री ये यकम अप्रैल 18 को आपकी एंट्री होगी ये क्रूज शिप डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। दूसरी एंट्री होगी ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट क्रूज शिप की अक्यूमुलेशन क्रेडिट, अक्यूमुलेशन क्रूज शिप क्रेडिट। बस ये 2 एंट्रीज हैं 18 की, ठीक है। मैं ये करता हूं, सोल्यूशन में एंट्रीज खोल के रख लेते हैं ताकि साथ साथ, ठीक है। अच्छा सोचो, वो लैसी सोच रहा था, आप नहीं सोचना। कौन सा सवाल है ये? नंबर ये रहा। बस 1 बाय 1 एंट्रीज देखनी है जितनी होती जाए, ठीक है जी। यकम मार्च, ये डेट गलत लिखी है, यकम अप्रैल कर दें, ठीक है। डेप्शन सही निकली होगी, इसको सही कर लें जी। सोल्यूशन में इसको यकम अप्रैल कर लें, ये यकम अप्रैल को। यकम मार्च को फिर आप कहेंगे क्या होगा, यकम मार्च को आप CWIP कर देना यार। अगर हम असल ईयर एंड बीच में ना आए तो मसला ही कोई नहीं है। ईयर एंड बीच में नहीं आया, यकम मार्च को आप कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस क्रूज शिप रखें, कैश क्रेडिट कर दें। यकम अप्रैल को फिर
क्रूज शिप डेबिट करके CWIP क्रेडिट कर दें। तो ये दो एंट्रीज अलग अलग करने की बजाय आप यकम अप्रैल को ही कर लें, अगर हमारे साल में ही हो रहा है। इसको आप यूं भी कर सकते थे, यकम मार्च 18 आपकी शिप आई है जी, मिसाल के तौर पे पेंट शेंट होना है या जो भी होना है, तो आपने उस दिन एंट्री पास कर ली, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ क्रूज शिप डेबिट और कैश क्रेडिट, जो भी अमाउंट थी 1435 थी ना, डन जी। उसके बाद फिर यकम अप्रैल को रेडी टू यूज हो गई, तो फिर उस दिन आपने क्रूज शिप डेबिट करके और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ क्रूज शिप क्रेडिट कर दिया इसी अमाउंट से 1435। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये दोनों काम हमारे साल में ही हो रहे हैं, तो CWIP डेबिट करके CWIP क्रेडिट करने की बजाय डायरेक्ट ये एंट्री कर दो, CWIP क्रूज शिप डेबिट और कैश क्रेडिट, और कर किस दिन लो? यकम अप्रैल को, काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। और अगर किसी को तकलीफ हो कि नहीं जी यकम मार्च की एंट्री भी करनी है और अप्रैल की भी करनी है, तो फिर उसकी ये दो एंट्रीज होंगी, वो फिर दो एंट्रीज करेगा, ठीक है, सही है ना। पहली CWIP में रख लो और फिर उसको ट्रांसफर कर लो PPE के अंदर, ओके। तो इन दोनों की बजाय एक एंट्री हुई है, हाँ इसकी डेट यकम अप्रैल कर लो। यहाँ वर्किंग में भी मेरे ख्याल में फिर यकम मार्च ही होगा, ये यकम अप्रैल कर लो, ठीक है। डेप्शन सही निकली होगी, लेकिन ये शायद यकम मार्च लिखा होगा, सही कर लिया। अच्छा चले वापस आए जी। पहली एंट्री CWIP डेबिट, CWIP डेबिट और सॉरी क्रूज शिप डेबिट और बैंक क्रेडिट, और फिर डेप्शन एक्सपेंस 76 हमने निकाला है, राउंड किया हुआ है ना, तो 76 राउंडिंग से, ठीक है जी, एंट्री ये होगी, डन जी। चले वापस आए। अब स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन नहीं है, ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन है, इसका मतलब मई 19 पे भी आना है। अच्छा मेरे ख्याल से इस दिन की बुक वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं थी, क्या ख्याल है? तो एक स्टेप ये भी बच सकता है, ये बुक वैल्यू जो आपने निकाली है ना निकालें, क्या 31/18 पे रीवैल्यू हो रहा है? मैंने निकाल दी ना एक बार, आपने वर्किंग में निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको ना भी निकालें तो काम चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने 18 की शाम को बुक वैल्यू को कंपेयर करना ही नहीं है रीवैल्यूड अमाउंट से, 19 की शाम को करना है ना, तो वहां पे निकाल लेंगे। तो इसका मतलब एक स्टेप ये भी बच सकता था, टोटल करने से बच सकते थे, 31 दिसंबर 18 की बजाय 19 पर बुक वैल्यू निकालने। बाकी जिसने लिख लिया अच्छा किया है, कोई बात नहीं, तो एक स्टेप आगे चला जाए, मैंने जरा जगह बचा ली, ओके जी। तो 31 दिसंबर 19 पर, अब 19 के साल की डेप्शन करनी है, पहले डेप्शिएट करके इसको लाएंगे 31 दिसंबर 19 पर, फिर रिवैल्यू करेंगे, यही सीखा था, यही सीखा था, ओके। तो डेप्रिसिएशन अब 19 की है तो बताओ जी, फॉर्मूला वही है ना आउटपुट का, मैंने बताया अभी आपको ये तो रिवाइज करवाया, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू वैसे ही होना है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 50,000 आवर्स है, इनटू अब दिसंबर वाले 19 वाले साल में आवर्स कितने निकाले? 48। यहां पे गलती बच्चे कर सकते थे, हो सकता है वो 12 कर जाते मंथली सेलिंग की वजह से, हालांकि 2 महीने ये शिप बंद रही, रिपेयर होती रही थी, ठीक है। बहरहाल 4800 जी, बताइए 70, तो बीच में मैंने बुक वैल्यू वाला काम स्किप कर दिया, जरा बचत कर ली, 77 की डेप्शन आ गई। ये एंट्री तो डेप्शन की करनी है ना, बुक क्लोजिंग की थोड़ी कोई एंट्री होती है। हाँ रीवैल्यूएशन इस दिन हो रही होती 31/18 पे, तो बुक वैल्यू निकालनी पड़ती, बचत हो गई। बहरहाल आपने निकाल लिया, कोई मसला नहीं, आप बुक वैल्यू के बाद अगली डेप्शन लिखें, फिर अगली बुक वैल्यू दोबारा निकालें, ओके जी। उसके बाद 535 माइनस 53 डिवाइड बाय 25 इंटू, अब पूरा साल है, कोई फ्रैक्शन नहीं लगेगा, 20, 53 नहीं है, कितना है? 35 है, वाह वाह, ट्रांसपोजिशन एरर, करेक्शन एरर में पढ़ाना है इंशाल्लाह आप। 35 जी, 30, 20, 23, ओके। नेक्स्ट जी, उधर जाने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 इंटू, बस इंटू कोई नहीं, पूरा साल। ये स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस वाली डेप्शन जो है, एसिड चाहे आइडल भी पड़ा हुआ है, इसने नहीं रुकना, ठीक है ना, वो मैंने आपको रूल पहले लिखवा दिया, ओके। तो इसके 10 महीने की डेप्शन आई है, देखा जाए तो सेलिंग लिए ना मंथली, 10 महीने लिए थे, लेकिन यहां पे कोई मंथ नहीं लिए। ये समझ आती है बात बेटा? आपको ये बात समझ आई? 10 महीने लिए थे ना यहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ पे 12 नहीं किया, 10 महीने लिया,
आउटपुट मेथड था। बाकी दोनों कंपोनेंट्स की कॉस्ट मॉडल पर डेप्शन हो रही है, तो उस पर कोई हमने 10/12 वगैरह नहीं किया, क्योंकि ये डेप्शन नहीं रुकेगी। ओके, गॉट इट जी। 12 टोटल 109। ये आपकी दूसरी एंट्री होगी 31 दिसंबर, तीसरी आपके सवाल की तीसरी एंट्री ये बनेगी 31 दिसंबर 2019 की। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये तीसरी एंट्री आपकी बन गई, ठीक है। उसके बाद जी अब आपने बुक वैल्यू निकाल लेनी। अब इकट्ठी में बुक वैल्यू निकाल रहा हूं। जिन्होंने पहले बुक वैल्यू निकाली हुई थी कोई मसला नहीं, वो भी बुक वैल्यू में से माइनस कर देंगे, मजीद 1 साल की डिडक्शन और उनकी भी बुक वैल्यू आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं जी। 711, 539, 1200। मैंने जरा एक स्टेप अवॉइड किया है, जो ना करना चाहे बेशक ना करे। बुक वैल्यू आ गई जी हमारी 31 दिसंबर 2000। इस दिन अब हमने इसको क्या करना है, अब रीवैल्यूएशन के लिए क्या करते थे, एक लाइन खाली छोड़ते थे, रीवैल्यूड अमाउंट लिखते थे और सरप्लस लॉस रिकॉर्ड हो जाता था, कैलकुलेट होकर रिकॉर्ड हो जाता था, ठीक है। तो वही काम करेंगे जी, अपना उसूल नहीं बदला, बस कंपोनेंट्स है तो उनको तोड़ लिया है, लेकिन मैंने कहा इसको छुपा के सोचना है, ये बस वही एसिड वाला कॉलम चल रहा है, ठीक है। अभी तक सरप्लस नहीं आया था तो मैंने सरप्लस का कॉलम नहीं रखा, अगर सरप्लस आ जाएगा तो सरप्लस का कॉलम डाल देंगे, लॉस आएगा तो पीएनएल भी डाल देंगे। ओके जी। तो 31 दिसंबर 2019 पर एक लाइन खाली छोड़ दी और रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली। अब यहां पे उलट चलना पड़ेगा, यहां पे पहले टोटल गिवन है, वहां से टोटल फिगर निकलेगी और फिर उसको बांटना पड़ेगा बुक वैल्यूज के हिसाब से, हर एक को अलग अलग। समझ आती है बात की? तो मुझे बताओ रीवैल्यूड अमाउंट सवाल के अंदर कितनी गिवन है 31 दिसंबर 2019 में? द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द शिप एज एट 31 दिसंबर 19 वाज 1400 मिलियन। तो ये जनाब आ गया जनाब वाला 1400 मिलियन। अब जब ये 1400 मिलियन है, 1250 और 1400 मिलियन का डिफरेंस लेते हैं तो सरप्लस कितना आता है? अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे पास एसिड जो है वो टूट फूट का शिकार है कंपोनेंट्स में, लेकिन सरप्लस कितना है? ये इकट्ठा है। ये बात समझ आती है? ये प्रॉब्लम है कि इस सरप्लस को अब कैसे बांटे सब में, कोई एक चीज बांट ले। मसला क्या है? टोटल निकल आया सरप्लस, इधर देखो रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम बन गया है, यहां पर 150 नजर आ रहा है, ये कोई मसला इसमें तो नहीं है। मसला क्या है कि जब हमने आगे चलना है तो एसिड इकट्ठा नहीं है कि उसकी डेप्शन इकट्ठी हो जाए, एसिड है अलग अलग कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल, डेप्शन अलग अलग होनी है, तो इसका मतलब हर एक कंपोनेंट की अलग रीवैल्यूड अमाउंट हमें चाहिए, ठीक है। अब मर्जी है आपकी, रीवैल्यूड अमाउंट को बांटो या रीवैल्यूड सरप्लस को। मेरे ख्याल में तो रीवैल्यूड अमाउंट को बांटना चाहिए, जो आगे जरूरत पड़ेगी। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है कि मैं यहां पे सरप्लस अलग अलग लिखूं, कोई है जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, क्या ख्याल है? जरूरत के मुताबिक वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये मसला है कि ये 1400 कैसे इसमें बांटूं, क्योंकि हर एक कंपोनेंट ने अलग अलग आगे डेप्शन होना है, अलग अलग लाइफ, अलग अलग सब कुछ, ठीक है। अब सवाल में चुप भी होता ना, सवाल में चुप भी होता तो हमारे पास हल ही क्या था? ये बुक वैल्यूज गिवन है, ये टोटल बना, इस बुक वैल्यू टोटल से कंपेयर करके सरप्लस निकला है ना, तो ये रीवैल्यूड अमाउंट की भी खामोशी केस के अंदर नॉर्मल यही बात है कि जितनी बुक वैल्यूज थी कॉस्ट भी उसी हिसाब से थी ना, बुक वैल्यूज हैं उसी हिसाब से रीवैल्यूड अमाउंट है, तो सबको बुक वैल्यू के हिसाब से बांट लेते अगर सवाल चुप भी होता तो। लेकिन सवाल चुप नहीं था, सवाल ने खुद बताया आखिरी लाइन में, ये पढ़ो, कहता है रीवैल्यूड अमाउंट्स आर अपोर्शन्ड बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर बुक वैल्यूज बिफोर, बुक वैल्यू बिफोर रीवैल्यूएशन जो है ये 1250 टोटल। अब 1400 रीवैल्यूड अमाउंट है, इसको अगर एंजन में बांटना है तो 1400 डिवाइड बाय 1250 इंटू 711 इंटू 500 इंटू 39, हर एक का अपना अपना निकल आएगा सरप्लस, रीवैल्यूड अमाउंट निकल आएगी। तो ये मैं वर्किंग यहां पे शो करता हूं आपको रीवैल्यूड अमाउंट के लिए जी। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 1400। इसको बांटना है तो एंजन को कितना दे? 711, और टोटल कितना है? ये है जनाब बिफोर रीवैल्यूएशन परसेंटेज किसकी? बुक वैल्यूज की, जिसकी बेस पर रीवैल्यूड अमाउंट बांट रहे हैं। कोई मुश्किल जी? 1400 को बांटना है और कितना दे बॉडी को?
500 बुक वैल्यू बिफोर रीवैल्यूएशन, टोटल है 1250। यानी कि बुक वैल्यू में जितना बिफोर रीवैल्यूएशन बुक वैल्यू में जितना हिस्सा हर कंपोनेंट का था, आफ्टर रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन अमाउंट में भी उतना ही। सिंपल सी बात है, ठीक है। और तीसरा कंपोनेंट जो है वो ड्राई डॉकिंग है। इस 1400 में से उसका कितना हिस्सा, 39 डिवाइडेड बाय 1250। जी बेटा बोले। 796 560 और 44, टोटल हो गया 1400। अच्छा, अब कोई जरूरत है इधर सरप्लस निकालने की? निकालेंगे तो टोटल के बराबर ही होगा, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसको आगे लेकर चलना है। तो तीसरी एंट्री मेरी इस साल की बनेगी अक्यूमुलेटेड एप्शन। चौथी एंट्री हमारे सवाल की, सबसे पहले रीवैल्यूएशन के दिन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना। ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, अक्यूमुलेटेड एप्शन डेबिट एसेट क्रेडिट, और वो कितनी अमाउंट होगी, ये दोनों ही इकट्ठी नजर आ रही हैं। ट्रांसफर की एंट्री इससे हो जाएगी, और फिर सरप्लस की एक एंट्री होगी, क्रूज शिप डेबिट रीवैल्यू सरप्लस क्रेडिट 800 से। डन, देख ले ये एंट्रीज। ये चलो ये साल पूरा कर, साल पूरा हो गया, ठीक है। चलो ये देखो जी, अब अगली एंट्री मैंने क्या कहा, इधर देखो, पहली एंट्री एसेट को रिकॉर्ड करने की, दूसरी एंट्री डेप्शन एक्सपेंस 18 का, तीसरी एंट्री डेप्शन एक्सपेंस 19 का, चौथी एंट्री 19 के एंड पे रीवैल्यू करना है, तो पहले ट्रांसफर की एंट्री। तो ये दोनों को टोटल करो 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 करो, 185 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट 185 से ये एंट्री होगी ट्रांसफर की, ठीक है जी। ये एंट्री नंबर 4 होगी। और एंट्री नंबर 5 क्या होगी, क्रूज शिप डेबिट रीवैल्यू सरप्लस क्रेडिट। अब ये मैंने चौथी और पांचवी एंट्री आपको दिखानी है, ठीक है। तो चौथी एंट्री अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, ओ सॉरी बीच में एक रिपेयर वाली एंट्री, चलो वो बाद में देख लेते हैं, अब निकल गया तो निकल गया, ठीक है। ये एंट्री 31 दिसंबर 19 पर, वैसे डेट वाइज चलें तो ये एंट्री भी वही, मैं मिस कर गया था, मादरत। रिपेयर मैंने कहा था ना एक्सपेंस होना है, ये एक्सपेंस की एंट्री किस दिन होनी है, यकम मई 19 पे। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, सॉरी ये मैं भूल गया था, इसको ऐड कर लें, ठीक है। अच्छा, मैं 31 दिसंबर 19 की एंट्री कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैंने नंबर इसलिए नहीं किया, इसको भूल गए ना, उसने कौन सा कहा डेट वाइज एंट्रीज करो, भूल गए तो रिपेयर पे कर लेना, रिपेयर की एंट्री एंड पे कर लेना, ठीक है। ये देखो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 185 निकाला है ना हमने, दोनों को टोटल करके, राउंडिंग है ना, और क्रूज शिप क्रेडिट। उसके बाद क्रूज शिप डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से जी, 150 से। हमारा 150 आ रहा है ना, राउंडिंग चल रही है, मसला। ये दो एंट्रीज हो गई, अब आगे चलें। अब आगे क्या करना है, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, पता है ना, करना चाहें तो कर सकते हैं, ये इंडिविजुअली भी टोटल 150 के बराबर ही आएगा, लेकिन जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है, ठीक है। ये निकालना इसलिए जरूरी था कि अब आगे इसी ने चलना है, गॉट इट। अच्छा जी, अब 19 का साल गुजर गया, अब डेप्रिसिएशन हमने करनी है, तो डेप्रिसिएशन के लिए क्योंकि अब रीवैल्यू हो गया है, तो ये 840 अब रेलेवेंट नहीं रहा। अब लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट उठाएंगे, वो कितनी है, ये 796। तो 796 माइनस रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई है, सवाल ने नहीं बताया तो पुराने वाली ही उठा लेंगे, -40 डिवाइड किससे करेंगे, रिमेनिंग लाइफ से। और रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे हम डेप्रिसिएशन आ जाएगी, बुक वैल्यू आ जाएगी, ये 19 से 20 है ना, और बस यहां तक हो जाएगा ना पूरा। मैं यहां पे बल्कि यहां कर लेते हैं, वर्किंग नंबर 2 कर लें या 1.1 कर लें, ठीक है। यहां पे हम निकालने लगे हैं जी रिमेनिंग लाइफ। कौन कौन है जी हमारे पास, एंजीने है, एंजीने, फिर बॉडी है, और ड्राई डॉकिंग, ठीक है। ओरिजिनल लाइफ 50,000 आवर्स थी, बोलो लाइफ पास्ड, अब आपको सामने नजर आ रहा है कितनी लाइफ पास हुई है, 3240 जमा 4800, 3240 जमा 4800 टोटल। 50,000 में से ये माइनस करो, कितना आता है, हैं? नहीं, इसका टोटल बताओ ना, चंद माई 8,040, ये लाइफ पास निकल गई, तो रिमेनिंग 41,900 ये रिमेनिंग लाइफ है जी,
किस दिन खड़े होकर निकाली है रिमेनिंग लाइफ? किस दिन खड़े होकर निकाली है? 31 दिसंबर 19 पे खड़े होकर निकाली है, तभी तो 31 दिसंबर 19 तक की लाइफ माइनस की है। रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं। डन। तो डिवाइड किया आपने 41,960 से, और ये कहां से मिला आपको? वर्किंग 2 में जी, ये ठीक है। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो इस साल काम किया, वो कितना काम हुआ है? 7200 घंटे। कितना जी? 7200 घंटे। तो इंटू 7200, समझ आई है? 7200 आवर्स जी। आंसर बताएं। 130। इसलिए मुझे ये अलग करने की जरूरत थी, और सरप्लस की इसलिए जरूरत नहीं थी कि उसने कहीं यूज नहीं होना। ट्रांसफर की एंट्री एक ही बार करेंगे। हाँ, उसकी कैलकुलेशन का जो मसला है वो हल करते हैं, बाद में देखते हैं। फिलहाल तो ट्रांसफर की एंट्री का तो मसला नहीं ना, अभी तो डेप्शन हो रही है, यहां पे देखते हैं फिर क्या बनता है। ठीक है सर, सरप्लस के साथ 130 क्लियर। उसके बाद अगला एसेट कौन सा है जी? बॉडी। अब बॉडी के लिए भी आपको पता है ये 535 रेलेवेंट नहीं रहा। लेटेस्ट रिवेलेंट अमाउंट कितनी है? 560, यही है ना? माइनस करेंगे, कोई चेंज नहीं बताया तो पुरानी वाली ही रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ से, जो निकालनी हमने 31 दिसंबर 19 पे। यहां पे इसीलिए डेट भी नहीं डाली कि कंफ्यूज ना हो। अब अपने वर्किंग 2 में दोबारा आए। मुझे बताओ ओरिजिनल लाइफ कितनी गिवन थी बॉडी की? 25। अब ये 1 अप्रैल 18 को आया था ऐसे, 9 महीने और फिर पूरा साल, यानी कि 9/12 कैलकुलेटर पे लिख लिया करो ना, +1 कितना आता है? 1.75 ईयर्स। तो ठीक है ना? तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1.75 ईयर्स पास हो गए, तो रिमेनिंग, इसको नहीं राउंड करना, हाँ आंसर को राउंड करते रहना। ये ईयर्स आ गए 23.2। ठीक है, तो 23.25 ईयर्स कहां से मिला जी? वर्किंग 2 से जी, मिल गया जी। बोलो अगली बात, बट्टे बुट्टे कोई नहीं लगाने। मैंने समझाया था आपको, याद है कि ईयर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई 6 महीने या 9 महीने की डेप्शन निकली पड़ी है। ये ईयर से डिवाइड किया तो ये ईयरली डेप्शन ही है, 23.25 ईयर्स। ठीक है, वर्किंग नंबर 2। तो बस डेप्शन का आंसर निकल आएगा। बोलो 23। पार्ट 2 शुरू करते हैं यार। 23। नेक्स्ट, आखिरी रह गया जी। 60 अब रेलेवेंट नहीं है। 44 लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट 44 माइनस कोई नहीं बताया तो 0 ही है। रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी। ओरिजिनल लाइफ कितनी गिवन थी? 5 गिवन थी, और इसके भी 1.75 गुजर गए। बोलो, तो रिमेनिंग 3.25, तो डिवाइड बाय 3.25 ईयर्स वर्किंग 2 से। ठीक है जी, आंसर बताओ। 40। टोटल भी बता दो, क्योंकि एंट्री तो टोटल से ही करेंगे ना। 167। अच्छा, अब बुक वैल्यू निकालनी जरूरी है, क्योंकि अगेन ये एसेट क्या हो रहा है? रीवैल्यू हो रहा है। ठीक है ना? ये अभी फिगर नहीं निकली मेरे से, तो ये एंट्री नंबर भी एंड पे करते हैं। इसका मसला देखते हैं, इसका मसला क्या, कैसे हल करना है वो देख लेते हैं। ठीक है ना? जाहिर सी बात है, आगे जब सरप्लस या लॉस की बुकिंग करनी है तो इसको तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे देखना है ये बाद में देखते हैं। पहले जरा बुक वैल्यू निकलवा दो मुझे। ये 31 दिसंबर 20 की डेप्रीसिएशन थी, डेट नहीं लिखी थी मैंने। 31 दिसंबर 20 पर बुक वैल्यू कितनी आ रही है जी? 666, 537, 30, टोटल 1233। ये पता होगा तो ही सरप्लस या लॉस जब आएगा तो देखेंगे। अगर लॉस आता है तो पहले देखेगा कोई सरप्लस तो नहीं पड़ा हुआ, तो ये चाहिए मुझे। लेकिन फिलहाल यहां तक पहुंच गए। अब हाँ जी, लगा देते हैं। अब एंट्री नंबर 6, यानी बीच में रिपेयर वाली डाल लें तो एंट्री नंबर 7 बनेगी, लेकिन मैंने कहा उसको छोड़ो। ठीक है ना? ये एंट्री बन रही है जनाब, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट कितने से जी? 167 से। देख लें जरा जाके। डेप्रीसिएशन 167
166 बन रहा है, बस तो राउंडिंग करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए कि ज़रा ज़्यादा आगे निकल गए, कोई मसला नहीं, ठीक है। आप वर्किंग चेक करोगे ना तो वर्किंग में आपको ये नज़र आ जाएगा कि आपने वही काम किया हो जो उन्होंने किया हुआ है। ये माइनस किधर गया, ये ऑप्शन कहाँ पे है, 20 वाली, ये अच्छा है, यहीं पे ही सारा कुछ कर दिया। 50,000 में से माइनस किया 3240 माइनस 4800, ठीक है ना, इंटू 600 इंटू 12 भी यहीं पे किया हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे गुचमुच हुई हुई हैं, वो ज़रा क्लियरली समझ आ रहा है, ठीक है ना। डेप्शन जो है वो 129.81 है, हमने 130 निकाली है, तो वो राउंडिंग का डिफरेंस आया होगा, उससे परेशानी होना, ठीक है, और सही है। तो ये 167 की डेप्शन की एंट्री हो गई हमारे पास। ये अब जी कर सकते हो, और मैं फेल होने के तरीके से कहता हूँ यहाँ पे, कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। बस मैंने ये एहतियात बताई है आपको कि अगर सवाल में फिगर्स ऐसी आ जाए ना कि 10, 8, 6 मिलियन में, तो उनमें एक खतरा ये होता है कि जैसे 8 मिलियन का एक एसेट है, उसकी डेप्शन निकालने लगो तो शायद वो 0.1, 0.2 आ जाए, तो फिर बिल्कुल राउंड करके चलोगे तो उसे जीरो करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये एहतियात जरूर बताता होता हूँ कि अगर छोटी फिगर्स आ जाए मिलियन में तो डेसिमल के बाद एक डिजिट जरूर यूज कर लिया करो, ठीक है। बहुत छोटी हो तो 2 डिजिट भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक डिजिट यूज कर लिया करो, ओके, एहतियातन। बाकी अगर ऐसा कोई मसला नहीं हो रहा, नजर आ रहा है कि जी 30, 40, 50, 100 इधर तक फिगर्स हैं, तो फिर मैक्सिमम नीचे आएंगे भी सही, तो वो कोई 0.34 पे नहीं जाती चीजें, अगर जाएं तो फिर, और अगर करते जा रहे थे पहले राउंड कोई ऐसी फिगर आ गई तो फिर 0.3 सिर्फ लिख देना, फिर मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, फिर एक आधा ऐसे लिख भी देना। अगर बाद में पता लगता है क्या सवाल सारा मैं राउंड करके चल रहा था और एक आंसर ऐसा है जो 0.3 आ रहा है, इसको राउंड करता हूं तो 0 आता है, तो वो मजबूरन फिर 0.3 लिख लेना, अगर यहाँ पे चल भी रहे हो इस तरह से। वैसे कोशिश ये करो कि छोटी फिगर्स हो तो डेसिमल के बाद एक डिजिट यूज कर दिया करो। और नॉर्मली ना सवाल अगर छोटी फिगर दे ना मिलियंस में तो खुद भी इंडिकेशन दे देता है, डेसिमल के बाद एक डिजिट या 2 डिजिट सवाल के अंदर वो यूज करके बता देता है, उससे इंडिकेशन मिलती है कि आपने भी ये काम कर लेना है, इतनी फिगर को यूज कर लेना है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब आते हैं, हाँ, अब आते हैं जी ट्रांसफर की एंट्री की तरफ। ट्रांसफर की एंट्री जो है वो होती है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन से। किससे जी? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का एक शॉर्टकट तरीका हमने सीखा हुआ था, वो क्या था, आप 150 को डिवाइड करें, हशर के साथ नशर करें, याद है? अब हशर तो हशर खुद ही नशर हुआ पड़ा है, अब क्या करें, अब मजबूरी के दर्जे में हमें कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। अब तरीका और कोई नहीं है, वो तरीका पहले सिखाया था कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करनी होती है। और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकलती कैसे है, हम कहते हैं जी अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो डेप्शन इतनी आ रही थी, रीवैल्यूएशन हुई अपवर्ड या डाउनवर्ड, उस वजह से डेप्शन अब इतनी आई है। अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो डेप्रिसिएशन कितनी होती, ये हमारे पास नहीं है, लेकिन रीवैल्यूएशन हो जाने के बाद 20 की डेप्शन कितनी है, ये हमारे पास मौजूद है। क्या ख्याल है, रीवैल्यूएशन होने के बाद वाली डेप्शन हमारे पास मौजूद है? तो बोलो, हमने देखना है कि कितनी इनकी सरप्लस आया तो इंक्रीमेंटल डेप्शन होगी, कितनी होगी, कैसे पता लगेगा? हम ये कहेंगे जी अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो कितनी डेप्शन होती, तो रीवैल्यूएशन ना होती तो यही 840 किधर गया, यही 840 यूज होता 19 वाला, यही 40 होता, यही 50 डिवाइड करते, लेकिन मल्टीप्लाई करते 7200 यूनिट्स, यही काम होता, यही काम होता। ये तो आसान है, यानी कि हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन तो कितनी डेप्रिसिएशन होती, वो हम कॉस्ट मॉडल वाले हिसाब से पिछली वाली डेप्रिसिएशन से बेस बनाकर, सिर्फ आउटपुट वाली चेंज होगी, वरना बिल्कुल सिंपल वर्किंग है, ओके। और रीवैल्यूएशन हो जाने के बाद कितनी डेप्रिसिएशन आई है, 167, तो मेरे ख्याल में तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री बन सकती है। यहीं पे कर दूं वर्किंग, यहाँ पे गुजारा शायद हो जाए, नजर आ रही है ना यहाँ पे, ये देखो वर्किंग नंबर 3 क्या निकालने लगा हूं जी मैं, ये टोटल में ही निकाल लेंगे, क्या ख्याल है, एंट्री टोटल में करनी है ना, इंक्रीमेंटल वो डेप्शन जो मेंटल हुई पड़ी है, आज तो ज्यादा ही मेंटल हुई पड़ी है, तो मैं ये कह रहा हूं कि हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन तो डेप्रिसिएशन कितनी होती, डेप्शन कितनी होती, डेप्रिसिएशन इंजन की, बताओ जी, 840 माइनस 40 यही है ना, डिवाइड बाय 50,000 इनटू इस साल की 20 के साल की डेप्शन कितनी होती, 20 के साल के आर्स 7200, पर रीवैल्यूड अमाउंट नहीं उठाई हमने, वही ओरिजिनल कॉस्ट उठाई पुराने वाली, यानी अगर रीवैल्यू ना करते तो डेप्शन क्या होती, इनटू 70
यही होती है ना, बोलो कितना आता है 115। अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो डेप्रिसिएशन बॉडी है, बॉडी कितनी होती, वही वाली उठाओ 535 माइनस 35/25, ये तो सेम है ना, स्ट्रेट लाइन था ना, लिखने की भी जरूरत नहीं है वर्किंग, वहीं से उठा लो 20 और 12, लेकिन चलो मैं कर देता हूं 535 माइनस 35/25 बस 20। समझ आती है बात की। और अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो डेप्रिसिएशन ड्राई डॉकिंग की क्या होती, जरूरत तो नहीं है 12 लिख लेते, लेकिन चलो 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 जी, टोटल यहीं बैठ के सुन लेते भाई 147। अब जगह भी छोड़ दी तुमने, अब क्या फायदा। अच्छा जी बोलो, ये क्या है जी, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो इतनी डेप्रिसिएशन होती। गॉट इट। डेप्रिसिएशन आफ्टर रिवैल्यूएशन कितनी है, ये मुझे वर्किंग नंबर 1 से रेडिली अवेलेबल है। रिवैल्यूएशन होने के बाद की डेप्रिसिएशन कितनी है, टोटल 167। अब देख के बताओ इंक्रीमेंटल कितनी है 20, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। एंड वालों नजर आ रहे 20 नजर आ रहे इंक्रीमेंटल। ये थोड़ा सा ट्विस्ट था, अब किसी से ये फिगर नहीं निकली तो एक एंट्री गलत हुई है बस, फर्क क्या पड़ता है, बाकी तो सब सही है। ठीक है, यहां पे आके आपको भी समझ लग गई होगी ना 167 को कैसे करें हशर नशर। हशर वो अजीबो गरीब हुआ पड़ा है। तो फिर हमें बुनियादी बात याद आई कि ट्रांसफर क्या होती है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, अगर एसेट रीवैल्यू ना होता तो कितनी डेप्शन होती, तो हमने निकाल ली। रीवैल्यू हुआ है तो कितनी डेप्शन है, वो पहले निकली हुई थी, तो कितनी इंक्रीमेंटल है 20। इसकी एंट्री करेंगे 20, यहां पे नजर नहीं आता ना, एंट्री नंबर 7 एक्यूमुलेट सॉरी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट नजर आता है, बिल्कुल सॉरी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से 20 से, और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये एंट्री नंबर 7 है। ठीक है, अब वो राउंडिंग का डिफरेंस होगा, शायद 19 समथिंग लिखा होगा एंट्री में, जाके देखो ये 18 19 बस सही है, राउंडिंग चल रही है। वर्किंग 2 देख लें जाके, यही होगी। ये देखें, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो ये पुराने वाला काम, ठीक है, रिवैल्यूएशन हुई है तो ये वाली डेप्शन वर्किंग से उठा ली हमने। ओके, तो राउंडिंग का डिफरेंस है बस, ठीक है, वो सवाल सही चल रहा है। ठीक है, तो ये एंट्री होगी जनाब रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। डन जी, डन। अब ये एसेट आ गया है रिवैल्यूएशन के दिन दोबारा, कितने पर 1233 पर, और ये कितने पे आ गया 130। एंट्री के लिए भी जरूरी था ये 20 निकालना, और अब जो सरप्लस आएगा या लॉस आएगा उसके लिए भी इसको देखना जरूरी होता है आगे चलने के लिए। ठीक है, पार्ट 2 शुरू करना है, करें।